तो जब ये ऐसा कुछ होता है कि जब आपको कोई कहे कि यार ये तो बड़ा कमज़ोर है, अच्छा नहीं है, पढ़ने लिखने में भी अच्छा नहीं है, वैसे भी अच्छा नहीं है, तो उस वक़्त मनोस्थिति क्या होती है हमारी? जब आपने आईटीआई किया तो उसके बाद फिर फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ कैसे आए? सरकारी संस्था है तो उस तरीके से उस लेवल की पढ़ाई अच्छा, तो क्या टैलेंट व पैसों की ज़रूरत होती है क्या? होती तो है। तो ये जो सीएड आपने स्टार्ट किया, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? फिर मतलब डे वन से हमारा क्लियर था कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है विद हाई क्वालिटी कोर्स पे। तो चैलेंजेस क्या-क्या है? हमने स्टार्ट तो कर लिया। तो क्या-क्या कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं? फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फाइन आर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। फैशन की दुनिया है, बिना फैशन के आज के समय में कुछ अज्यूम ही नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने क्या सोचा है कि जो फैशन है, ये आता कहाँ से? ये जो क्रिएटिविटी अलग-अलग तरीके की दिखती है, वो आती कहाँ से? इसके पीछे होती है मेहनत, एक लंबा रिसर्च, जिसके लिए आपको पढ़ाई करनी होती है फैशन डिजाइनिंग की, जहां पे आप एक बारीक से बारीक चीज सीखते हैं कि फैशन डिजाइनिंग है क्या और इसके थ्रू फैशन को एक नया रंग कैसे दिया जा सकता है। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमने खास इनवाइट किया है एसआईएडी के ओनर विशाल गुप्ता जी को, जो आपको बताएंगे कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आप कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें आपके लिए मुफीद होने वाली हैं। तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आप पढ़ाई लिखाई में बहुत खास अच्छे नहीं थे, जिसे लोग समाज कहता है कि वेरी ब्राइट स्टूडेंट। लेकिन अगर आपके करियर की बात की जाए तो बड़ा ही बेहतरीन करियर है आपका। जो आप पढ़ाई में अच्छे नहीं, मतलब वो बच्चा जो जिसके कभी 8 नंबर आए हों, आज वो इतना अच्छा कर रहा है, कैसे? मैम ज़रूरी नहीं है कि अगर हम मैथ, साइंस या फिर हम कुछ ऐसे स्ट्रीम लें तभी हम अच्छा कर पाएँ। हम आर्ट साइड में भी अगर हम लेते हैं तो वो उसमें भी हम काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्रिएटिविटी होना चाहिए, तो ये 8 क्रिएटिव होना नंबर चाहिए। वाली क्या कहानी है? 8 नंबर वाली कहानी क्या है मैम, मैं जब शायद 6 क्लास में होऊँगा उस टाइम पे, तो मेरे को अ, नंबर कम आए थे, काफ़ी ज़्यादा कम आए थे। तो उसमें एक एक विषय था, याद नहीं है, वो तो काफ़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन उसमें मेरे 8 नंबर आए थे, कितने में से? 100 में से। हाँ, अब वो फिर सबको पता लगा कि हाँ, रिश्तेदार वगैरह में, हाँ। तो सब जगह बहुत मज़ाक उड़ाया गया कि हाँ, इस तरीके से मतलब 8 नंबर आ सकते हैं 100 में से। कहते हैं इसको तो बहुत अच्छा मतलब कि हाँ, चलो ठीक है, इतना नहीं है पढ़ाई-लिखाई में, लेकिन इतना ज़्यादा गैर गुज़रा है कि 8 नंबर लेके आ रहा है। ठीक है। तो जब आप पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हो तो समाज आपको एक नज़रिए से देखता ही है कि भई ये जी, तो बहुत ही कमज़ोर बच्चा है। जी मैम। और ये ताने हमेशा सुनने पड़ते हैं किसी भी बच्चे को, वो ग्रेजुएशन में भी पहुँच जाए, जॉब भी करने लगे, अच्छा जॉब नहीं कर रहा है, तो भी उसको ये ताना मिलता ही है। तो बेसिकली आपको भी मिला ही होगा ये। बिल्कुल मैम। तो जब ये ऐसा कुछ होता है कि जब आपको कोई कहे कि यार ये तो बड़ा कमज़ोर है, अच्छा नहीं है, पढ़ने लिखने में भी अच्छा नहीं है, वैसे भी अच्छा नहीं है, तो उस वक़्त मनोस्थिति क्या होती है हमारी? मैम बुरा तो लगता ही है, मतलब ऐसा सही है, बुरा लगेगा ही लगेगा। हुँ, लेकिन अब उसको हम किस तरीके से लेते हैं, हुँ, वो डिपेंड करता है। कोई होता है कि मेरे को तो बुरा बोल रहा है या फिर हुँ, मैं तो शायद ऐसा ही हूँ, मैं कुछ कर हुँ, नहीं पाऊँगा, वो उसको उस तरीके से। हुँ, दूसरा बोलता है, दूसरा चीज़ दूसरे लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं, हुँ, कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरे को, मैं ऐसा क्यों हूँ? बल्कि मैं सबको प्रूव करके दिखाऊँगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी हुँ, लाइफ़ में। हुँ, तो वही चीज़ मैंने की आज। हुँ। चूँकि आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं और आप एक मिडल क्लास फ़ैमिली से आते हैं, मैं भी एक मिडल क्लास फ़ैमिली से आती हूँ। किसी मिडल क्लास फ़ैमिली में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का सपना एक्सेप्टेबल नहीं होता है। उन्हें या तो बिल्कुल मैम। डॉक्टर चाहिए, या तो इंजीनियर चाहिए। यही 2 उनके उनको अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है। तो आपने इस चीज़ को कैसे डील किया कि भाई मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है और अपने पेरेंट्स को, अपनी फ़ैमिली को कैसे कन्विंस किया? मैम जब सबसे पहले मैंने बात करी थी पापा से, हुँ। मैं शायद उस टाइम पे 12th स्टैंडर्ड में था और पास हुआ था मैं, 12th पास की थी। पापा से मैंने बोला फैशन डिज़ाइनिंग मुझे करनी है पापा, मैंने ये सपना है मेरा। तो पापा तो उस टाइम पे बोले कि हाँ चलो ठीक है, करा देंगे। लेकिन ऑफ़िस गए, ऑफ़िस का जब शाम को आए,
कह रहे ये कौन सा कोर्स होता है, ये है वो है, मैं तो सोचा कोई और कोर्स होगा। हाँ मतलब ये क्या तुम्हें पता लड़के नहीं वाले था कि कोर्स, हाँ ओके। कि ये कौन सा लड़कियों वाला कोर्स कर रहा है, या फिर मतलब किस तरीके का कोर्स है ये। मर्दों वाले काम कर, इंजीनियरिंग कर। पापा ने फिर उस टाइम पे मेरे को पॉलिटेक्निक में भी करवाया था कि हाँ चलो इंजीनियर इंजीनियर वगैरह बनेगा स्टूडेंट हमारा, मतलब बच्चे मेरा। हम्म लेकिन मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम्म ना तो मेरे पापा हम्म गवर्नमेंट सर्वेंट में थे, हम्म एज ए सीनियर कंसल्टेंट थे पापा मेरे हम्म एनडीएमसी में। अब ओके हाँ, और पापा के फ्रेंड वगैरह भी इसी तरीके के सर्कल में कि गवर्नमेंट सर्वेंट, सारे जितने भी उनके फ्रेंड सर्कल में सब गवर्नमेंट पोस्ट पे कहीं ना कहीं है। हम्म अब वो चाहते हैं कि मैं भी कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं, मतलब हम्म उनकी शायद दिल तमन्ना ये होगी। हम्म लेकिन मुझे नहीं चाहिए थी गवर्नमेंट जॉब। हम्म मैं क्यों करूँ गवर्नमेंट जॉब जब मुझे पसंद ही नहीं है वो चीज़। हम्म मेरे को किसी के नीचे हम्म आके काम करना पसंद नहीं है। हम्म मेरे को अपना खुद का कुछ भी करना था, तो इसीलिए मैंने शुरू से मेरा मतलब नहीं था टारगेट क्लियर था कि बस मुझे टारगेट क्लियर जाना था। तो इधर। तो आपने आईटीआई भी किया है। जब आपने आईटीआई किया तो उसके बाद फिर फैशन डिजाइनिंग की तरफ कैसे आए? आईटीआई में फैशन डिजाइनिंग से ही की थी, आई अच्छा। फैशन एंड डिजाइन टेक्नोलॉजी। ओके ओके। तो वो उसमें क्या क्या करना होता है? आईटीआई में मैम जैसे अब सरकारी संस्था है, हम्म तो उस तरीके से उस लेवल की पढ़ाई हम्म सरकार से मतलब वो आपको पता ही है, मैं कुछ बोल नहीं सकता इस चीज़ के लिए, टिप्पणी नहीं कर सकता कोई। ठीक लेकिन है। हाँ जो भी सीखा वहाँ पर अच्छा सीखा, हाँ। बढ़िया सीखा। तो पहली नौकरी कौन सी थी आपकी? मेरी पहली नौकरी अगर आप बताएं तो स्विंग मशीन ऑपरेटर। अच्छा, इसमें क्या करना होता है? स्विंग मशीन ऑपरेटर में मैम जैसे मशीन चलानी होती है बेसिकली। अच्छा। हाँ ओके। स्विंग मशीन होती है। हाँ। अब उसमें ऐसा भी नहीं कि हाँ जैसे कोई हम्म शर्ट बना रहा तो पूरी शर्ट बना दी, या फिर कोई गाउन बना रहा तो गाउन बना दिया। हम्म अगर मान लो किसी को कफ ब्लेरिया बनाना है तो वो कफ ही बना रहा है, उसको पूरा पार्ट बनाने भी नहीं आता होगा। अच्छा। वो स्किल ऐसी होती है, सिर्फ मशीन चलाने आती है। ओके। हाँ और उसमें सपोज मेरे को अगर मान लो मैंने दे दे कॉलर, मेरे दो लेयर होती थी, उन दो लेयर को जोड़ना होता था मेरा काम वहाँ पर। अच्छा। तो उन दो लेयर को जोड़ता रहता था वो, क्योंकि लाइन वाइज लाइज काम होता है हम्म उसमें। जैसे स्टार्टिंग पीछे से शुरू होता है, जैसे पर एक शर्ट बन रही है, हम्म शर्ट बन रही है तो पीछे से बन रही है, और लाइन होती है पूरी। जब वो लाइन पूरी क्लियर हो जाएगी, जब वो आगे तक आएगा तो शर्ट बन के तैयार हो हम्म जाएगी। हम्म और उसमें कम से कम 15 से 20 मशीनें होती हैं हम्म एक शर्ट को बनाने के लिए। कोई कर्व जोड़ रहा है, कोई कॉलर जोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई कुछ कर रहा है। हम्म तो ऐसा करके 1-2 मिनट में शर्ट बन के जो तैयार होती थी, हम्म क्योंकि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। हम्म वो इसीलिए देते थे क्योंकि अगर पूरी शर्ट बनाएगा तो 10 जगह उसका दिमाग जाएगा, लेकिन परफेक्शन नहीं रहेगा एक परफेक्शन चीज नहीं में। रहेगा। अब वो एक सपोज किसी को ये 2 कप बनाने को दे दिया तो वो सिर्फ कप ही बना रहा है। उससे क्या होगा, उससे उसका स्किल भी मतलब वो एक ही काम कर रहा है, तो प्रोडक्शन जो होगा वो भी ज़्यादा अच्छे से आएगा। जहाँ वो अगर शर्ट बनाएगा तो वो उतनी अच्छी नहीं बना पाएगा, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। लेकिन अगर उससे वो कप बना रहा है तो उसमें फिर उसका क्या होगा, पूरा का पूरा अच्छा बनेगा और ज़्यादा बनेगा। ठीक है। तो शोइंग वाली तो स्विंग मशीन ऑपरेटर से एजुकेटर बनना, फैशन डिजाइनिंग करना, ये कैसे पॉसिबल हुआ फिर? मैम लगन, अगर आपके पास लगन है तो सब समय कुछ। मिल जाता होगा जब आप तो जॉब कर रहे थे, समय मिल जाता था? नहीं उस टाइम पे समय नहीं मिलता था मैम, बिल्कुल समय फिर नहीं कैसे मिलता था। मैनेज किया? सुबह बल्कि हम सुबह सुबह 7 बजे उठ के हम्म और वहाँ जाना पड़ता था। एक एक्सपोर्ट हाउस था, राजनिक एक्सपोर्ट। हम्म वहाँ पर हमारी बस जाती थी पूरी, हम्म और उस बस में बैठ के हम हम्म सुबह जाते थे। शाम को बस आए, घर पे आए, 8 बजे घर पे पहुँचते थे। सुबह 7 बजे के निकले हुए, 8 बजे घर पे पहुँच रहे। हम्म और उसके बाद फिर खाना वाना खाया और सो गए। अच्छा। तो ऐसे ही काफ़ी टाइम तक चलता रहा। हम्म फिर पापा को भी पता लगा कि हाँ मुझे मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा। हम्म तो फिर उसके बाद फिर मैंने हायर एजुकेशन मतलब ली। हम्म तो उसके बाद में फिर स्टाइलिंग वगैरह भी की मैंने, काफ़ी सारे काम किए उस टाइम पे मैंने। हम्म मॉडल कोऑर्डिनेटर भी था, हम्म और मुंबई वगैरह भी गया, हम्म वहाँ भी काम किए। देन उसके बाद में फिर वापस आ गया घर। हम्म मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तबीयत क्या, मम्मी को उस टाइम पे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। अब उस टाइम पे जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ मम्मी को, पूरा एक साइड से पूरा पैरालाइज हो गया मम्मी किस को। समय की बात है ये? ये हो गया 2017 की बात में। अच्छा। तो उस टाइम पे फिर मैं घर पे आया, सारी चीज़ें मतलब घर पे ही था, मतलब उस टाइम पे। देन उसके बाद मम्मी का इलाज वगैरह कराया, काफ़ी टाइम लगा। हम्म
मम्मी मेरी मैक्स हॉस्पिटल परपरगंज में मतलब थी, तो वहाँ से रेफ़र करके परी चौक के पास में मैक्स है, वहाँ पे एडमिट किया और वहाँ पर काफ़ी टाइम तक रहीं। फिर उसके बाद सिर्फ़ इतना ही समय नहीं था, मम्मी को मतलब बोल भी दिया था डॉक्टर ने कि भई अगर कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी सुन कर के ये सब चीज़ें। फिर धीरे-धीरे मम्मी ठीक हुईं, पर फ़िज़ियोथेरेपी उसमें करानी थी। कम से कम 2 महीने मैंने लगातार मम्मी की फ़िज़ियोथेरेपी करी। मतलब आप मम्मी के पास ही रहे तो हुँ, उधर की चीजें डिस्टर्ब हो गई होंगी, हुँ। तो तो फिर फिर पूरी तरह से वो चीज़ ख़त्म हो गई। हम्म वहाँ से कॉन्टैक्ट सारे चले गए, सब आगे बढ़ गए अपनी लाइफ़ में। किसी का कोई कॉन अब 2 महीने बहुत कुछ 2 महीने तो सिर्फ़ बोलने की बात है। साल, डेढ़ साल ऐसे ही चला गया था मेरा। साल भर ऐसे ही चला गया था मेरा। जॉब वगैरह कर रहा था उस टाइम पे मैं। तो फिर कैसे बैक कैसे हुआ? उस टाइम पे फिर मैंने फिर एजुकेशंस में आया, एज़ अ फैशन फैकल्टी जॉइन किया। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किया है। अब मैं इंस्टीट्यूट का नाम कैसे बताऊँ आपको? पर काफ़ी इंस्टीट्यूट में मैंने काम किया है और अच्छे लेवल पे काम किया है एज़ अ फैशन फैकल्टी। अच्छा, तो क्या टैलेंट को पैसों की जरूरत होती है क्या? मैम होती तो है, होती है। होती है। उसी सोच को मैं सोचा हूँ कि ऐसा क्यों हो जो मिडिल क्लास वो है स्टूडेंट है, बच्चा है, वो पैसों की वजह से मार खा जाए। और उस टाइम पे मैं जब एज़ अ फैशन फैकल्टी देख रहा था, क्योंकि मैंने भी हायर एजुकेशन लिए, तो उस टाइम पे पापा ने भी मेरे पापा तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अच्छी पोस्ट पे थे, तो उन्होंने मेरा कोर्स करवा दिया। लेकिन हर कोई इस तरीके का नहीं होता ना, हर कोई इतना सपोर्टिव पहले तो पेरेंट्स फैशन ही नहीं डिज़ाइनिंग के होते हाँ, हैं पहली बात फैशन तो डिजाइनिंग फैशन के लिए। डिज़ाइनिंग के लिए सपोर्ट नहीं करते और अगर कोई करते हैं तो उनका बजट टाइट होता है, फिर बजट नहीं हो पाता। फैशन डिजाइनिंग पैसा ज्यादा लगता है क्या? जी मैम। ओके, ठीक है। तो ये जो सीएड आपने स्टार्ट किया, जी। इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? और जब आपने ये स्टार्ट किया तो डेफिनेटली अब आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको। बिल्कुल तो ये मैम। क्या-क्या चैलेंजेस आए आपके? सबसे पहले तो मैम मैंने ये इस चीज़ को लेके सोच के मतलब डे 1 से हमारा क्लियर था कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है विद हाई क्वालिटी कोर्स पे कंटेंट पे करनी है, कि ऐसा नहीं है कि हम कम पैसे ले रहे हैं तो कुछ भी करा के छोड़ दिया बच्चे को। हम फिर जो गवर्नमेंट संस्था वगैरह चल रही हैं उसमें भी मतलब फ्री वगैरह में कराते हैं, और जैसे पीएमकेवीवाई वगैरह हो गया और भी बहुत से हैं, तो उसमें फ्री मतलब कुछ एनजीओज़ वगैरह भी होते हैं जो फ्री में करा के, लेकिन वो किस लेवल की पढ़ाई कराते हैं, उस पे डिपेंड करता है ना। हमारा मतलब ये था कि हम हाई क्वालिटी कोर्स कंटेंट पे ध्यान दें। हम अच्छे फैशन शोज़ कराएँ उनको, अच्छे एक्सपोज़र्स दें, प्लेसमेंट दें, जॉब प्लेसमेंट हो गए, इंटर्नशिप हो गई, और काफ़ी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म उनको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। इस टाइप का हम और लेकिन इन सबको अगर आप जोड़ लेते हो तो कम से कम 2 से ढाई लाख रुपए फ़ीस होती है 1 साल की। लेकिन वही कोर्स हमने 75,000 में हमने दिया। तो बहुत ज़्यादा कम है। जी मैम। तो ये कब स्टार्ट किया था आपने? ये मैम 2022 में। 2022 में। जी मैम। कोविड का समय रहा होगा उस वक़्त तो? कोविड चला गया था मैम, 2019-20 में था 21 कोविड, ओके, ठीक है। मतलब 22 में आपने स्टार्ट किया था? 22 में स्टार्ट किया। ओके। तो चैलेंजेस क्या-क्या है? चैलेंजेस क्या-क्या है मैम, सब कुछ सोच के तो कुछ और निकलते हैं, लेकिन वो कुछ और हो जाता है। अब हुआ क्या था उस टाइम पे मैम, हमने स्टार्ट तो कर लिया, हमने सारी चीज़ें करी कि हाँ, ऐसे-ऐसे हम काम करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, कि जब हम मन में तो कुछ और होता है कि हाँ, अगर हम ऐसा काम करेंगे तो जल्दी-जल्दी स्टूडेंट्स आएँगे, क्योंकि इतना सस्ता कोई करा नहीं पाएगा, और हम किस तरीके का लेवल का कोर्स करा रहे हैं वो हमें पता है कि हम किस तरह का कोर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फैशन डिज़ाइनिंग में हमने कुछ भी करा कर भेज दिया, क्योंकि आजकल के टाइम पे क्या होता है मैम, फैशन डिज़ाइनिंग के नाम पे बहुत से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो कटिंग एंड टेलरिंग का कोर्स करा के भेज देते हैं और सोचते हैं कि मतलब बच्चा तो जो देखेगा, जो समझेगा, वो तो वही मान लेगा ना कि हाँ, यही चीज़ होती है फैशन डिज़ाइनिंग। तो सोशल मीडिया के ज़माने में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आसान हो गया होगा ये जानना कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या होता है। हाँ, क्या होता है, अब बिल्कुल, अब बच्चा इतना बेवकूफ़ नहीं है, पहले बच्चे को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता था। लेकिन हमारे मन में ऐसा कभी नहीं आया कि हम स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाएँ, पैसा ऐंठ लें उनसे। हमारा डे 1 से क्लियर था कि हम बच्चे को ऐसी एजुकेशन दें, ऐसी स्किल दें, जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो कौन-कौन से कोर्सेज़ कराते हैं आप अपने सीएड में? एक तो पहले आप उसका फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे ताकि ऑडियंस जो है कन्फ्यूज़ ना हो।
SIAD SJ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन मैंने अपनी बेटी के नाम से रखा था। अच्छा, वाओ! नाइस। कितने जी, साल की बेटी है आपकी? मेरी मैम 6 साल की बेटी है। अच्छा, ठीक है। अब उस टाइम पे वो हुई थी, अच्छा। 2020 में हुई थी, ओके। तो उस टाइम पे 2 साल की थी वो। हुँ। तो उसका नाम रखा था SG, जो SG है वो है श्रीयम गुप्ता, ओह! नाइस। श्रीयम गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। ओके। तो क्या-क्या कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं? मैम इसमें हम फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फाइन आर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, हुँ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुँ। और ब्यूटी एंड मेकअप हो गया। ओके। तो ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, हुँ, जिसमें डिग्री, हुँ। डिप्लोमा, सर्टिफ़िकेट्स, एडवांस डिप्लोमा सारे तरीके के कोर्सेज़ हम कराए जाते हैं। अच्छा, अब सपोज़ कि कोई हमारे पॉडकास्ट देख रहा है और वो चाहता है कि फैशन डिज़ाइनिंग के लिए वो आपके पास आए। तो उसे कै वो खुद को कैसे कन्विंस करे कि मुझे आपके पास जाना चाहिए? उसको क्या-क्या चीज़ें हमारे पास क्यों आए मैम, उस पे मैटर नहीं करता, सबसे पहले ये मैटर करता है कि ऑनलाइन कोर्सेज़ क्या होते हैं। हुँ, ऑनलाइन कोर्सेज़ में मैम ये पॉसिबल नहीं है, हुँ, मेरे हिसाब से तो देखा जाए। पॉसिबल काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा नहीं भी है, क्योंकि स्टूडेंट को देख तो लेगा बच्चा बनाकर कि कैसे बन रहा है, कैसे चीज़ें हो रही है, लेकिन उसके लिए डिज़ाइन एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट आएगा तो नॉलेज बढ़ेगी उसकी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी। हुँ, अब वो घर बैठे-बैठे हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हुँ, हाँ, मैं घर बैठ के सारी चीज़ें कर लूँ, तो वो हुँ। पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्या है, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, फैशन डिज़ाइनिंग के नाम पे रील्स वगैरह भी काफ़ी चलती हैं। हुँ, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ हैं ऐसे हुँ, जो अलग-अलग चीज़ें कराते हैं। हुँ, लाइक ब्लाउज़ के डिज़ाइन बनाते हैं खूब सारे, हुँ, जैसे 7, 8, 10, 12 ऐसे ही ब्लाउज़ेज़ वगैरह बनाती है, और उसके बेसिस पे वो कोर्सेज़ सेल कर रहे हैं अपने, कि सब्यसाची ब्लाउज़ किस तरीके से होता है, चार कली का ब्लाउज़ कैसे होता है, वो 4 डार्ट का ब्लाउज़ किस तरीके से होता है, सब्यसाची ब्लाउज़ कैसे बन सकता है, या फिर प्रिंसेस डार्ट जो होता है वो कैसे बनेगा, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कैसे बनेगा। तो इस तरीके के काफ़ी सारे उन्होंने ब्लाउज़ कर लिए और उसके ऊपर कोर्सेज़ बनाते रहते हैं। हुँ। अब स्लीव के ऊपर उन्होंने कोर्स बना दिया कि इस तरीके की स्लीव्स हैं। तो वो एक तरीके से मेरे हिसाब से ना, वो कोर्स मेरे हिसाब से तो सही नहीं है स्टूडेंट के लिए। तो आप कैसे कन्विंस करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो आपके पास आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के पास आएँ? मैम हमारे पास हम पैटर्न मेकिंग वगैरह हम प्रॉपर तरीके से कराते हैं, हुँ, जो पैटर्न मेकिंग होती है। हुँ, अब जो बच्चा वहाँ पर जा रहा है हुँ, ब्लाउज़ सीखने सिर्फ़, हुँ, हम फैशन डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं। वो चाहे गाउन बनाना चाहे गाउन बना सकता है, हर चीज़ तो बना ही सकता है। हुँ। सिर्फ़ स्किल बनाने तक ही सीमित नहीं है। उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कैसे कर सकता है, उसे प्लेसमेंट कोर्स भी देते हैं आप? प्लेसमेंट भी देते हैं मैम। ओके। क्योंकि कोई भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट जब किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाता है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि वहाँ से अगर उस ऑर्गेनाइज़ेशन से उसको प्लेसमेंट मिल जाए, जी। तो पढ़ाई करने के बाद एटलीस्ट उसको तुरंत जो है दर-दर भटकना ना पड़े कि उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। हुँ। तो जब आपने ऑर्गेनाइज़ेशन स्टार्ट किया, तो हर ऑर्गेनाइज़ेशन में एक समय ऐसा आता है क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा डाउनफॉल आया कि लगा यार अब भी नहीं, अब बस करते हैं, अभी नहीं चल पाएगा? मैम काफ़ी बार हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया आपने? हौसला रखा है मैम कि कोई बात नहीं, लेकिन जो शुरू कर लिया उसको ख़त्म नहीं आपका करना। सबसे बड़ा सपोर्ट कौन है? मेरी वाइफ़ नाइस। आपके साथ ही काम करती हैं? मेरे साथ ही काम करती हैं, वो भी फैशन डिज़ाइनर है। नाइस, ओके। तो कैसे डील करते सिचुएशन से? सिचुएशन से मैम सबसे पहले तो मैं आपको बताया था ना कि फैशन डिज़ाइनिंग जब हमने स्टार्ट किया था, जब ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, हुँ, तो सब आ जाएँगे। हमने ये सोच के 2 महीने 3 महीने तक हम बैठे रहे ऐसे ही, हुँ, मक्खी मार रहे थे इंस्टीट्यूट में, खाली इंस्टीट्यूट में, हुँ। कि कोई आएगा, आया ही नहीं कोई। फिर हम सोच रहे हैं कि हमने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, मार्केटिंग का रोल होता है ना? मार्केटिंग का रोल होता है। हुँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट से, हुँ, कि अगर हमने अभी बनाया है इंस्टीट्यूट, हुँ। तो कोई इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है, नए नए ऑर्गनाइज़ेशंस पे वैसे भी ट्रस्ट नहीं हो ट्रस्ट नहीं पाता। होता है। लेकिन हम कहते हैं ना मैम, कि अगर किसी सच्चे काम को ईमानदारी से किया जाए, तो रंग ज़रूर आता है। हुँ, अब ऐसा नहीं है, जैसे हुँ, भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि देख कर्म करते जाओ, हुँ, फल की इच्छा त्याग दो, और हुँ, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बोला है उन्होंने। हुँ, सब सोचते हैं कि नहीं हम काम करते जा रहे हैं, फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हुँ, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं।
देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है वो, हम्म हैं? त्रिलोकीनाथ ने उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ जब बोल रहे हो भगवत गीता में, क्यों बोला गया है? क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर आप कोई भी काम करते हो, चाहे अब अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपने सोच देखा है ना कि कर्म लौट कर ज़रूर आता है। बिल्कुल। चाहे किसी के साथ बुरा करोगे, तो घूम फिर के दोबारा वो आपके पास में आता ही है, कर्म बैक मिलता ही है। तो ऐसे ही जब आप अच्छा काम करते हो, तो उसका फल भी कभी ना कभी आपको मिलता ही है। ऐसे नहीं कि तुरंत मिल जाएगा, वो चढ़ा रहता है, एक तरीके से रजिस्टर में चला चढ़ा रहता है। वो जैसे ही आपको कुछ परिस्थिति आती है, तो आपको मिलता ज़रूर है उसका फल। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारा स्टार्ट हुआ। एक स्टूडेंट आया, 2 स्टूडेंट आए, फिर ऐसे करते फिर थोड़ा स्टेबल हुआ। अब फिर हमारा शिफ्ट हो गया, इंस्टीट्यूट हमारा शिफ्ट हुआ। उन्होंने फिर हम दोबारा ढूँढने लगे इंस्टीट्यूट को, पहले जैसे जहाँ थे वहीं पर पहुँच गए, कि दोबारा ढूँढना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। फिर दोबारा हमने सारी चीज़ें करी, एस्टेब्लिश किया। तो वो कहते हैं ना, भगवान, हम सोचते हैं अब क्या होगा, शायद ख़त्म हो गया, लेकिन भगवान उससे अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। तो वहाँ पर हमें उससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम में हर कोई भी कोर्स हो, एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ खामियाँ तो होती ही हैं। आपको क्या लगता है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन, मैं सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, उस पे आप स्पेशली बता दीजिएगा, लेकिन हर एक एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी खामी क्या है? सबसे बड़ी खामी यही है कि जो पहले की एजुकेशन थी और आज की एजुकेशन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले एजुकेशन गुरुकुल हुआ करते थे पहले के टाइम पे। तो वो जो एजुकेशन सिस्टम था पहले का, वो बहुत पावरफुल था। उसमें स्टूडेंट को अगर कुछ करना है, तो वही कर सकता है। सपोज़ अर्जुन था, अर्जुन को तीर चलाना आता था, तो तीर वो उसमें बने, धनुर्धारी बने। भीम को क्या आता था? गदा चलाने, तो गदाधारी बने। तो ऐसे ही सबका अपना स्पेसिफिकेशन हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे स्टूडेंट 12th भी पास कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेगा सबकी भाग-दौड़ में, कि हाँ, ये वो कन्फ्यूज़ ग्रेजुएशन ही कर है, रहा है, हाँ। ग्रेजुएशन के बाद में उसको ये नहीं पता होता कि करना क्या है उसको लाइफ कन्फ्यूज़ में। ही है, कि कन्फ्यूज़ करूँ है, क्या? करूँ क्या? हाँ। लेकिन उस टाइम के गुरु हमारे ऐसे होते थे कि वो स्टूडेंट को भाप लेते थे, कि बचपन हाँ, से ही। बचपन से भाप लेते थे, तो वो उसको उसी चीज़ में ट्रेन करते थे कि वो जिसमें उसका स्पेशलिस्ट बने। अब किसी ने मन बना लिया आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के पास आने का, तो वो हुँ। आपसे संपर्क कैसे करे फिर? मैम, सबसे पहले तो आप एसआईडी सर्च कीजिए, या फिर इस रील के माध्यम से मैं उस पे नंबर दिखा दूँगा। नंबर हो गया, रील हो गया, तो उसमें हमारा लिंक तो आ ही जाएगा। जैसे 7827674830, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई फैशन डिज़ाइनिंग अगर करना चाहता है, या कोई अदर कोर्स करना चाहता है, तो वो आप एसआईडी इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा इंस्टीट्यूट आएगा, और उसके बाद आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम। ओके, ठीक है। ऐसा कोई सपना जिसको पूरा करने के बाद आपको लगे कि अब ज़िंदगी सफल हो गई है या फिर ज़िंदगी हो गई है सफल? नहीं मैम, अभी ज़िंदगी कहाँ सफल हो रही है। अभी उम्र इतनी नहीं हुई है, 31 एज होगी मेरी, और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत हुई है। ये कोई मतलब बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मानता मैं इस चीज़ को, कि अभी तो एक शुरुआत है, ये एक पहली सीढ़ी है। इसके बाद जितनी भी चीज़ें करनी है, मैं चाहता हूँ कि एसआईडी जो है, उसकी ब्रांचेस मतलब हर शहर में हो। सब्यसाची को कम्पीट करे। सब्यसाची मैम एक डिज़ाइनर है, हम एक एजुकेटर हैं। ओके, मतलब दोनों अलग-अलग। में कंपटीशन है ही नहीं। ओके। हम एजुकेशन फील्ड में हैं, और वो डिज़ाइनर है। वो मतलब आप ये क्लाइंट चाहते हैं कि आपके यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकले वो उस लेवल पे जाके उस कम्पीट लेवल करें? पे जाके चाहिए, बिल्कुल मैम, चाहते हैं हम तो, और हम करा रहे हैं स्टूडेंट्स को। इतने सारे शोज़ कराते हैं हम, फैशन शोज़ कराते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स को हम एक्सपोज़र्स देते हैं, जैसे निट्रा विज़िट हो गया, और भी बहुत सारी तरीके की हम विज़िट वगैरह कराते हैं। फैशन शोज़ में बैक स्टेज देते हैं स्टूडेंट्स को, कि वहाँ पे वर्क करें स्टूडेंट, और वहाँ पे वर्क करते हैं तो स्टूडेंट को एक्सपोज़र मिलता है, कि वहाँ पे किस तरीके से काम करना है, कितनी उथल-पुथल चल रही होती है बैक स्टेज पे। क्योंकि आप फ्रंट स्टेज पे अगर फैशन शो देखते हो, तो उसमें तो आपको बड़ा स्मूथली लग रहा होगा सारी पीछे चीज़ें। सब लेकिन उथल-पुथल। पीछे जब आप जाते हो बैक बिल्कुल कैफ़े वैसा ही में, होता होगा, मुझे लगता है कि शादी के घर को देखो, जयमाल का स्टेज देख लो। जी, बिल्कुल, यही चीज़ होती है हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल।
उनके पापा से पूछो कि क्या बीत रही है उन पे। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र से पूछो कि उनके दिल पे क्या बीत रही है। किसी की पेमेंट नहीं आई, किसी की पेमेंट आनी है, कोई डिज़ाइनर ही नहीं आया, किसी की मॉडल नहीं आई, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, उनको बैलेंस करना होता है, उसके लिए ऑर्गेनाइज़र होते हैं। और फिर इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को हम उस एरिया में भेजते हैं कि स्टूडेंट वहाँ पर जाएँ और उस तरीके का एक एक्सपीरियंस अपने साथ में लेकर आएँ। साथ में उसके अलावा हम फैशन शोज़ तो कराते ही हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह भी उनके छपते हैं, आर्टिकल छपते हैं, स्टूडेंट्स के मैगज़ीन्स वगैरह में भी छपते हैं, तो वो एक्सपोज़र भी देते हैं आपके स्टूडेंट्स को। ऑर्गेनाइजेशन से निकले कितने स्टूडेंट्स जो हैं अब एकदम बहुत ही सक्सेसफुल डिजाइनर बन गए? सक्सेसफुल डिज़ाइनर हैं काफ़ी सारे, जैसे कि नेहा है, इकरा है और अक्षत है। अक्षत ने तो अपना खुद का काम शुरू किया हुआ रखा है, गांधीनगर में उसकी फैक्ट्री है। अच्छा, हाँ, नाइस। और भी बहुत से स्टूडेंट्स कपड़ों हैं के ऐसे, मामले में तो कपड़ों के मामले में। जी, गुजरात तो उधर है ही। जी, गुजरात तो है ही। तो उनकी डीलिंग वगैरह है, उनकी ऑल ओवर इंडिया में डीलिंग है। और इसके अलावा और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं। नाइस, नाइस। आपने कहा कि आपकी वाइफ जो है आपकी बिगेस्ट सपोर्टर है। जी, मैम। लेकिन शादी होने के बाद एक पड़ाव आता है सो आता है, लेकिन जब आप पिता बनते हैं, पेरेंट्स बनते हैं तो ज़िंदगी ड्रास्टिकली पूरी एकदम बदल सी जाती है। एक अलग ही अनुभव होता है। तो जब आपकी बेटी आपकी ज़िंदगी में आई, तो क्या बदलाव हुए? मैम, कहते हैं ना बेटी अपने भाग्य का लेके आती है, हुँ, वैसे वो अपने भाग्य का लेकर आई और एसआईडी की शुरुआत हुई। अच्छा। जी, मैम। लेकिन काफ़ी टाइम तक तो मेरे को भी पता ही नहीं, मतलब होता है ना जब बाप हुँ, बन गया, हुँ, तो यकीन ही नहीं होता कि हाँ, मैं भी बाप बन गया हूँ। हुँ, कि पहले तो हम पापा-पापा बोलते थे। हुँ। अब कम से कम 5-6 महीने तक तो मेरे को ये हज़म नहीं हुआ कि हाँ, मैं पापा बन गया हूँ। तो वो सब चीज़ें फिर धीरे-धीरे बड़ी हुई बेटी हुँ, मेरी। हुँ, और मैं भी उस टाइम पे क्या हुआ था, जब मेरी बेटी जब हुई हुँ, थी, तो हुँ, मैं लॉकडाउन के टाइम पे क्या था, जनता कर्फ्यू के 1 दिन पहले हुँ, मेरी बेटी 21 मार्च को मेरी बेटी का जन्म हुआ था और मैं 22 मार्च को बनारस गया हुआ था। हुँ, उस टाइम पे फैमिली में का भी थोड़ा-सा ऐसा हाँ, हुँ, मतलब सपोर्ट नहीं था। शादी नई-नई होती तो फिर थोड़ा चलता रहता है घर में। हुँ। आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव बाय अरेंज है मैम। ओके, नाइस। हुँ। हाँ। फिर उसके बाद तो मैम वहाँ पर जब मैं गया अपनी बेटी को देखने के लिए, हुँ, अगले दिन ही जनता कर्फ्यू लग गया और जनता कर्फ्यू के बाद में लॉकडाउन लग गया। तो मैं काफ़ी टाइम तक अपने ससुराल में ही था। अच्छा। तो मुझे अब कम से कम 4-5 महीने 4-5 महीने हो गए थे वहाँ पर लॉकडाउन में फँसे-फँसे। अब हुँ। बहुत अच्छा नहीं लगता एक ससुराल कि में था। ससुराल में बैठे हैं। लेकिन कभी ऐसा उन्होंने फ़ील नहीं होने दिया कभी कि हाँ, मैं मतलब मैं ससुराल में हूँ। पहले बात तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, फिर दामाद की तरह रखा उन्होंने, जिस तरह के दामाद रखते हैं। फिर दूसरा पता है क्या, एक वो भी रहता है ना थोड़ा-सा हेज वो कि हाँ, ससुराल की रोटी कब तक खाएगा इंसान। तो वो चीज़। हाँ। फिर धीरे-धीरे मैं अपने घर पे आया, हुँ, जॉब करी मैंने और उस टाइम पे मैं जॉब की तलाश में था क्योंकि लॉकडाउन से एकदम फेस हटा था। हुँ, तो उस टाइम पे जॉब वगैरह मिल नहीं रही थी मेरे को अपनी फ़ील्ड में। हुँ, तो मैंने एक फ्रेंड ही था मेरा, हुँ, तो उसने मार्केटिंग में उसने जॉब लगवा रही थी मेरी। तो उस टाइम पे मैम एक एमी पैड्स होते हैं, हुँ। उनको बेचा करता था उस टाइम पे मैं। अच्छा, एमी पैड्स वो नई-नई इतनी सारी कंपनीज़ है, वो बदल नई-नई कंपनी आई है एमी पैड्स करके हुँ, और उसको दुकान-दुकान जाकर भटक रहा हूँ मैं। हुँ। धूप होती थी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा, तो वो फ़ेज़ भी मैंने देखा है कि हाँ, फिर धीरे-धीरे वो फ़ेज़ भी कम मतलब चलता रहा लेकिन 5 कभी जब ये स्ट्रेस सारे होते हैं तो होंगे आप जाते होंगे बेटी के पास तो लगता होगा यार सब स्ट्रेस दूर हो गया है। हाँ, बिल्कुल नो। फिर उसके बाद में मेरी बेटी आई मतलब फिर क्योंकि मैं आया था अपने घर पे अच्छा। क्योंकि जॉब नहीं थी। हुँ, अब उस टाइम पे इतना बुरा हाल था मैम सेविंग्स पूरी ख़त्म हो चुकी थी, कुछ सेविंग्स वग़ैरह नहीं बची थी हुँ, और घर पे मैं आता तो उस टाइम पे बेटी का दूध भी है, पानी भी है, सारी चीज़ें होती हैं, हुँ। हाँ? तो कैसे क्या मैनेज होगा? जॉब नहीं मिलेगी चलो हम तो नहीं अगर मान लो हमने खाना नहीं खाया, हम ऐसे ही बच्चे सोचे को तो चाहिए। बच्चे को तो दूध चाहिए, वो हुँ, कैसे करेगी? तो उस टाइम पे पहले मैंने अपनी जॉब सिक्योर करी। जॉब सिक्योर क्या था मतलब वही एमी पैड्स वग़ैरह बेचता था हुँ, और उसके बाद में हुँ, मेरे को फिर एक जॉब मिली हुँ, जिसमें एज़ अ मास्टर ट्रेनर था मैं, हुँ। शाही एक्सपोर्ट में। अच्छा।
शाही एक्सपोर्ट में। तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी लाइफ पटरी पे आई। पटरी पे आई। तो वहाँ से फिर मैंने एज ए वहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो स्विंग मशीन ऑपरेटर जिसकी मैंने जॉब करी हुई थी, तो ऐसे स्विंग मशीन ऑपरेटर को ट्रेन करते हैं वहाँ पर। ये प्रधानमंत्री की एक समर्थ योजना निकली हुई थी, उसमें काम किया, मतलब उन्होंने उसमें वो हुआ था। तो उसमें एज ए वो था शाही एक्सपोर्ट था, तो वो भी इस तरीके से फ्री काम करवा रहा था, मतलब फ्री सेवा करवा रहा था। तो उसमें मेरी एज ए मास्टर ट्रेनर की पोस्ट पर हुई थी, मतलब पोस्टिंग हुई थी। तो उसके बाद में वो वहाँ पर मैं क्या करता था, जो ट्रेनर जो होते हैं जो उनको ट्रेन करते हैं, तो उनको ट्रेन करने का काम हमारा हुआ था उस टाइम। तो वहाँ से हमारी स्टार्ट हुई, फिर फिर लाइफ वहाँ से पटरी पे लौट गई। पटरी पे लौट आई। देन उसके बाद में फिर धीरे धीरे फिर पापा का, फिर मैं उस टाइम पे फिर पापा मेरे कैंसर से पीड़ित थे। 1 साल था थे, और मार्च अप्रैल में उनको पता लगा होगा कि हाँ उनको कैंसर है। और नवंबर दिसंबर तक आते आते पापा, नवंबर में 19 नवंबर को मेरे पापा चले गए थे दुनिया से। फिर मैं फिर मैंने सोच लिया था कि मेरे को कब तक मैं जॉब करता रहूँगा फिर लाइफ में, कब तो स्टैंड लेना पड़ेगा। बच्चे हैं मेरे, मम्मी है, बेटी है, कैसे काम चलेगा। तो उस टाइम पे मैंने सोच लिया कि नहीं, अब मेरे को कुछ इम्पैक्ट लाना है समाज में, कुछ ऐसा लाना है जो अब तक किसी ने ना किया हो। और वही SID आज कर रहा है। SID अपने स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी कोर्स कंटेंट प्रोवाइड करता है विद अफोर्डेबल फीस। हमारे इंस्टीट्यूट का जो नाम है SID, SJ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, इंडियाज़ मोस्ट अफोर्डेबल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। ओके, सो थैंक यू सो मच विशाल जी, आप हमारे शो में आए और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हुई हैं। जो भी फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं डेफिनेटली वो आपसे संपर्क करेंगे। सो थैंक यू सो मच हमें इतना समय देने के लिए। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, बात कर रहे थे विशाल गुप्ता जी से, जिन्होंने बताया कि फैशन डिज़ाइनिंग अगर आपको करना है तो कहाँ करना है, कहाँ पे अफोर्डेबल पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी कहाँ से ज़्यादा निकल के आएगी। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।